पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Node.js की हेल्प से हम कैसे वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो Node.js पे बात करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट आखिर क्या होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट को क्रिएट करना। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट हमारी बहुत सारे पेजेस को जब हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे हम एक वेबसाइट कहते हैं, यानी अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड एज वेबसाइट। ठीक है, तो जब आप ये वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे या फिर इसे हम लोग वेब डेवलपमेंट भी कहते हैं, तो आपने दो फ्रीक्वेंट टर्म्स सुने होंगे। वो दोनों फ्रीक्वेंट टर्म्स क्या हैं? एक होता है बैकएंड एंड एक होता है फ्रंट एंड। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है? तो फ्रंट एंड का मतलब, जैसे आपने उसका नाम सुना है फ्रंट एंड, यानी जो वेबसाइट का ऐसा पार्ट जो आप सामने अपनी आई से देख रहे होते हैं, जैसे कि उसका कलर, वो कैसी दिख रही है, उसमें कैसा ग्राफिक यूज हुआ है, कैसा टेक्स्ट यूज हुआ है, क्या फॉन्ट यूज हुआ है। जैसे अभी आप अपनी आंखों से अपनी स्क्रीन पे मेरी ये स्क्रीन देख रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ फ्रंट एंड पार्ट जो आप सामने देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। अब फ्रंट एंड में कुछ पॉपुलर हमारी 3 लैंग्वेजेस होती हैं, उनका नाम क्या होता है? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आपको फ्रंट एंड क्रिएट करना है किसी वेबसाइट का, यानी सामने वाला पार्ट, तो आपको ये 3 चीजें अच्छे से आनी चाहिए। यानी HTML का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये तीनों क्या है। अब HTML जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, HTML हमारा एक लेआउट होता है जिसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या होने वाला है। अब CSS का मतलब होता है उसमें ब्यूटिफिकेशन ऐड करना, उसे सुंदर बनाना। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारी वेबसाइट को कुछ हमें इंटरैक्टिव बनाना है कि बटन के क्लिक होने पर उसमें कुछ काम हो। ठीक है, कुछ फॉर्म खुल रहा हो, कुछ एनिमेशन आ रहा हो, जो जो चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। अगर आप एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो घर जब तैयार हो रहा होता है, वो बन के एक ढांचा होता है, उसे आप HTML कह सकते हैं। अब उस घर में जब पेंटिंग हो जाती है, प्लास्टर हो जाता है, तो उसे आप CSS कह सकते हैं। तो जब घर में आप जो कलर करवा रहे हैं, जो भी किस कलर का घर होना चाहिए, आपका क्या डिजाइन होना चाहिए, सारी चीजें आपकी CSS देखती है। अब जैसे ही इस घर में आप एंटर करते हैं, तो आपने बटन पे क्लिक किया तो फैन ऑन हो गया, लाइट्स ऑन हो गई, टीवी ऑन हो गई। तो जितनी भी चीजें उस घर को फंक्शनल बना रही हैं, काम का बना रही हैं, वो सारी चीजें आपकी जावास्क्रिप्ट होती हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा दूसरा टर्म जो होता है बैकएंड। बैकएंड का मतलब ऐसी चीजें जो हमें अपने वेबसाइट में नहीं दिख रही होती हैं, बट उन्हें हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेज है आपका, ठीक है, जिसे आप सिर्फ रीड कर रहे हैं, बाकी कुछ भी इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो उस पेज से, है ना। तो वो जो पेज स्टैटिक है, यानी उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो आपका सिर्फ एक फ्रंट एंड है जो आप देख रहे हैं। बट जैसे आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, अब गूगल मैप में आप 2 डिस्टेंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं एंड उसे फॉलो करके चले जाते हैं, बट आपको नहीं पता कि वो कैसे आ रहा है। तो ये एक बैकएंड का पार्ट होता है, यानी ये जो चीजें इंटरेक्टिव बना रही हैं आपको कि आप वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं आपको Amazon का देती हूँ, आप Amazon वेबसाइट खोलते हैं, आप उसे स्क्रॉल करते हैं, प्रोडक्ट्स को देखते हैं, सब देखते हैं, उसकी डिजाइनिंग पार्ट देखते हैं, सब कुछ सही है। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करते हैं बाय नाउ पे, जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कार्ट में लेके जाता है। अब कार्ट में जाने के बाद आप क्या करते हैं? अपने आप को लॉग इन करते हैं, अपना नंबर डालते हैं, आपका OTP वेरिफिकेशन होता है, देन आप पेमेंट करते हैं, आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। तो जितना पार्ट आपके ऑर्डर प्लेस करने वाला था, ये आप इसमें वेबसाइट से इंटरैक्ट कर रहे थे, प्रॉपर आप क्लिक कर रहे थे, तो कोई काम हो रहा था वेबसाइट में, इसी को हम बैकएंड का पार्ट कहते हैं। यानी ये जो फंक्शनल पार्ट होता है ना हमारा, ये हम बैकएंड के थ्रू जनरेट करते हैं। अब बैकएंड जो होता है हमारा, उसमें बहुत सारे हमारे लैंग्वेजेस यूज, आप पाइथन यूज कर सकते हैं, आप जावा यूज कर सकते हैं, आप PHP यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप बैकएंड के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कि वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आप Node.js के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड और बैक एंड का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। ऑलराइट, अब हम लोग बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको 2 टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं
कि आपने क्या किया, अपने फ्रेंड से कुछ रिक्वेस्ट करी, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि यार मुझे तुम्हारे कुछ नोट्स चाहिए, क्या मुझे दे सकते हो? तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपकी रिक्वेस्ट को समझा एंड आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए। तो आपने अपने फ्रेंड से जो भी चीज बोली वो है आपकी रिक्वेस्ट। आपके फ्रेंड ने आपको उस जो चीज आपने उससे रिक्वेस्ट करी थी उसके बेसिस पे जो आपको लौटाया वो है उसका रिस्पॉन्स। ऑलराइट, समझ में आया? अब हम लोग दो स्पेसिफिक टर्म्स को जानने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने अपने फोन में लिखा है www.facebook.com, ठीक है। फिर जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको एक फेसबुक का लॉगिन पेज मिलता है जो उसका मेन पेज होता है। तो ये जो आपने www.facebook.com लिखा है ये एक्चुअली में क्या है आपकी, ये आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक, ये आपकी रिक्वेस्ट है। अब जब आपने इस रिक्वेस्ट को भेजा तो यहाँ कहीं अमेरिका में कहीं वर्ल्ड वाइड आपका एक सर्वर रखा होगा, तो मैंने इसको अपना सर्वर मान रखा है। ऑलराइट, अब ये सर्वर क्या करेगा, जो आपकी रिक्वेस्ट है उसे प्रोसेस करेगा यानी समझेगा एंड आपको रिस्पांस में क्या देगा, आपको रिस्पांस में ये लॉगिन पेज प्रोवाइड कर देगा जो आप अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। ऑलराइट, तो यानी सर्वर ने जो आपको दिया वो हुआ आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स। क्या हुआ, ये आपकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स हुआ। तो इसी तरीके से अब आपने अपने फोन पे लिखा है www.facebook.com, तो आपके फोन ने ये रिक्वेस्ट सर्वर को भेजी। दैट मींस इस जगह पर आपका जो फोन है, ये आपका जो डिवाइस है, ये किस तरीके से वर्क करेगा, एज अ क्लाइंट वर्क करेगा। क्योंकि क्लाइंट क्या होता है, वो जो रिक्वेस्ट को भेजता है, और सर्वर क्या होता है, वो जो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कुछ रिस्पॉन्स देता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको अब क्लाइंट और सर्वर के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। ये हो गया बात। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जानना है जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है वो किस टाइप की रिक्वेस्ट है। इन जनरल बहुत से टाइप की रिक्वेस्ट होती है, बट आपको जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ये दोनों क्या है? गेट एग्जाम्पल के तौर पे आपने जब अपने फ्रेंड से नोट्स मांगे तो आपने उसे स्पेसिफाई किया कि मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, नहीं बोला, आपने बस उससे कहा कि मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए, उसने आपको नोट्स दे दिए। दैट मीन्स आपने उससे गेट रिक्वेस्ट भेजी। जब आपने उसे कोई पैरामीटर, कोई स्पेसिफिक डेटा जिसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्स दे सके वो नहीं प्रोवाइड किया, उसे हम कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। जैसा कि आपने फेसबुक के साथ किया, आपने फेसबुक को बस सिर्फ www.facebook.com बोला, फेसबुक के सर्वर ने आपको उसका लॉगिन पेज भेज दिया, आपने उससे बताया नहीं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस आपने रिक्वेस्ट करी, उसने दे दिया। दैट मीन्स जब हम रिक्वेस्ट में कोई पैरामीटर, एक्स्ट्रा पैरामीटर या फिर एक्स्ट्रा डेटा नहीं भेजते जिसके बेसिस में हमें आउटपुट चाहिए, उसे हम कहते हैं गेट रिक्वेस्ट। यानी हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे उसके बेसिस में रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक। अब पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? जब आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि मुझे नोट्स चाहिए लेकिन मुझे केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के ही नोट्स चाहिए, तो आपने उससे थोड़ा प्रिसाइज कर दिया, थोड़ा और क्लियर कर दिया कि वो आपको केमिस्ट्री के ही नोट्स प्रोवाइड करे लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट के। तो अभी आपने जब रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट तो अभी भी करी, लेकिन आपने उसमें कुछ दो चीजें ऐड कर दी। एक ऐड कर दिया कि स्पेसिफिक केमिस्ट्री के नोट्स होने चाहिए एंड दूसरा पैरामीटर ऐड कर दिया कि वो ऑर्गेनिक के ही होने चाहिए। दैट मीन्स जब आपने अपना लॉगिन पेज एक्सेप्ट किया, अब उसने आपको रिक्वेस्ट भेजी, उसने आपको जब रिस्पॉन्स दिया तो आपने लॉगिन पेज में अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डाला। जब आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके स्पेसिफिक यूजर नेम और पासवर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ आपकी ही प्रोफाइल आपके सामने खुल के आती है, अगल बगल की तो नहीं आती। तो इसका मतलब जब आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तब आपने उसे कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड किए कि ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है, मुझे इससे रिलेटेड डेटा चाहिए, इससे रिलेटेड मेरी जो प्रोफाइल है वो मुझे दिखा दो, तो वो उसी से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल आपके सामने खोल देता है। ऑलराइट, अभी आई होप आपको समझ में आया होगा कि गेट और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। गेट का मतलब होता है जब हम रिक्वेस्ट करते टाइम कोई भी एक्सटर्नल पैरामीटर या फिर कोई भी डेटा नहीं भेजते हैं, सिर्फ रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं और हमें उसके बेसिस में जो रिस्पॉन्स मिल रहा होता है वो रिक्वेस्ट होती है हमारी गेट रिक्वेस्ट। लेकिन जब हम उस रिक्वेस्ट के साथ में कुछ पैरामीटर्स या फिर कुछ डेटा भी भेज रहे होते हैं कि इसके बेसिस में हमें आउटपुट चाहिए या रिस्पॉन्स चाहिए, उसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट कहते हैं। 90% केसेस में आपको इन्हीं दोनों चीजों का यूज करके ही अपने ऐप को डेवलप करना होगा। बाकी चीजें भी आप यूज करेंगे, बाकी रिक्वेस्ट भी होती हैं, लेकिन ये दोनों हमारी मेन होती हैं। ऑलराइट, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब जो ये काम आपके
सिस्टम पे आपने डाला www.facebook.com और आपको उसका लॉगिन पेज मिल जाता है, आप लॉगिन करते हैं, आपको आपकी प्रोफाइल खुल के आ जाती है। ये सारी चीजें बेसिकली HTTP के प्रोटोकॉल्स के अंडर ही फॉलो हो रही होती हैं। यानी ये सारी चीजें जो भी आप नेट पे सर्चिंग करते हैं, आप जो भी सर्फ करते हैं नेट में, यानी इंटरनेट चलाते हैं, ये सारी HTTP प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे ही होती है। अब वो सारे प्रोटोकॉल्स को हम नहीं डिस्कस करने वाले, बट हम बात करेंगे Node.js के ऊपर। तो अभी जब मैंने आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया तो उससे आपको एक चीज पता लगी होगी कि नोड पे मूव करने से पहले, उस पे काम करने से पहले आपको बेसिक चीजें यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यानी स्पेशली जावास्क्रिप्ट आनी जरूरी है, यानी वो आपके लिए एक प्री रेक्विजिट हो जाएगा। ऑलराइट, अब जैसे आपको पता है जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारी वेबसाइट को फंक्शनल बनाती है, इंटरैक्टिव बनाती है, बट ये जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है ये हमारे से ब्राउजर्स पे रन करती है। अब क्यों रन करती है? बिकॉज सारे ब्राउजर्स में जावास्क्रिप्ट का एक इंजन होता है, इंजन यानी जिसकी हेल्प से जावास्क्रिप्ट रन करती है। ऑलराइट, तो जैसे कि क्रोम ब्राउजर हो गया, आपका फायरफॉक्स हो गया, आपका सफारी हो गया, तो क्रोम में आपका V8 इंजन यूज होता है, फायरफॉक्स में आपका स्पाइडर मंकी यूज होता है, ऐप सफारी में आपका एप्पल का जावास्क्रिप्ट इंजन यूज होता है। तो ये जितने भी जावास्क्रिप्ट इंजन है ये तो सारे हमारे ब्राउजर्स में होते हैं, तो इन्हीं इंजन्स की वजह से हमारी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर्स पे रन कर सकती है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउजर के बाहर रन कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, बिकॉज बाहर तो वो इंजन है नहीं हमारे पास, क्योंकि वो तो सिर्फ ब्राउजर्स में होता है। तो पहले जावास्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर से बाहर रन करना वाज नॉट पॉसिबल। मैं कह रही हूँ वाज नॉट पॉसिबल, यानी पहले पॉसिबल नहीं था। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है रयान डेल नाम से, उन्होंने क्या किया, जो आपका फेमस जो इंजन है क्रोम का V8 इंजन, उसको C++ के कोड के साथ एम्बेड करके उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने दिया Node.js। अब Node.js क्या हुआ, जैसे ही Node.js डेवलप हुआ तो जो हमारे जावास्क्रिप्ट है वो ब्राउजर के बाहर भी रन हो सकती थी। अब तो मतलब Node.js बेसिकली आपका कोई फ्रेमवर्क नहीं है वो। ऑलराइट, तो Node.js क्या है, बेसिकली आपके लिए एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह Node.js वर्क करता है। ऑलराइट, यानी उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को बाहर रन करने के लिए हेल्प कर रहा होता है, यानी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि वो ब्राउजर से बाहर रन कर सके, अदरवाइज वो तो सिर्फ ब्राउजर में रन करती। ठीक है, तो जो Node.js है, अब Node.js बनने के बाद जावास्क्रिप्ट के पास कुछ और पावर्स आ गई। क्या पावर आ गई, अब वो C++ के साथ एम्बेड हुआ है, यानी वो जावास्क्रिप्ट मशीन से भी इंटरैक्ट कर सकता है, यानी आप फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, आप अपनी डायरेक्टली स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें अब जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से बाहर काम कर सकती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा Node.js का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब Node.js को यूज करने वाली कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, उबर एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, वो भी हमारे Node.js को यूज करती है, नेटफ्लिक्स हमारे Node.js को यूज करती है, पेपैल जो है हमारा वो भी Node.js को यूज करता है। तो ये एक एग्जांपल है रियल लाइफ वेबसाइट्स के जो Node.js पे बनी हुई है। ऑलराइट, तो अभी तक हमने ना बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ा था नोड के बारे में। अच्छा, नोड मैंने अभी बताया, नोड सिर्फ एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, यानी जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर रन करने की क्षमता प्रोवाइड करती है, बट अकेले नोड आपका सारे काम नहीं परफॉर्म कर सकती है, बट काफी स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए एक्सप्रेस हमारे पास आया। एक्सप्रेस.js क्या है, एक Node.js का ही फ्रेमवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नेल है, उसे आपको वॉल में इंसर्ट कराना है, तो अब हैमर और स्क्रू ड्राइवर से उसे इंसर्ट कराएंगे, तो वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बट करा लेंगे आप। आपको ये काम करने के लिए अगर कोई ड्रिलिंग मशीन दे देता है तो वही काम आपका जल्दी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली एक्सप्रेस भी यही काम करता है आपके Node.js में। वो Node.js को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स प्रोवाइड कर देता है, एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर देता है, वाइड रेंज ऑफ मॉड्यूल्स की वजह, जो सिर्फ नोड से आप काम काफी देर में होता है, वो डेवलपमेंट टाइम को वो 2x कर देता है, यानी फास्ट आपकी वेबसाइट्स बनके तैयार हो जाएंगी, फास्ट एकदम फटाफट से आपके एप्लीकेशंस रेडी हो जाएंगे। तो एक्सप्रेस इसीलिए यूज होता है कि नोड के साथ मिलके वो नोड को और फास्ट कर देता है, ताकि आपका जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का टाइम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, काफी फास्ट है, काफी लाइट वेट है, एंड एक्सप्रेस ना हमें एक
स्पेसिफिक सिंटेक्स नहीं प्रोवाइड करता है कि आपको इसी तरीके से कोड लिखना है, आप अपने हिसाब से अपने कोड को लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन था हर चीज के बारे में जो हमें पता होना चाहिए अगर हम नोड पे वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा वो होगा अपने नोड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। तो अब हमें क्या करना है, अपने नोड को इंस्टॉल करना है। तो हम लिखेंगे Node.js डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज, मैक एंड बहुत सारे लिखे हुए हैं, LTS लिखा है एंड करंट लिखा हुआ है। तो आपको लॉन्ग टर्म सर्विस वाले पे क्लिक करना है एंड विंडोज पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो इसे आप डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई। इस पे डबल क्लिक करते हैं एंड इसको हमने ओपन कर लिया। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको लाइसेंस को, ये जो एग्रीमेंट है उसे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, देन इंस्टॉल। जब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे जो भी परमिशन मांगेगा आपको वो परमिशन को एक्सेप्ट करना है, यानी यस पे क्लिक कर दिया। हमारा जो Node.js है वो इंस्टॉल हो गया है। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि Node.js की हेल्प से हमारी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से बाहर रन हो रही है। मैंने ये ब्राउजर खोल लिया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाती हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ साइज को। अब कंसोल पे मैं लिखती हूँ console.log एंड यहाँ लिखा मैंने हेलो, ठीक है। ये हमारे जावास्क्रिप्ट का एक कोड है। अब मैं एंटर करूंगी तो ये कोड रन हो जाएगा, है ना। ये हमारे ब्राउजर पे रन हो रहा है। अब क्या मैं इसको मशीन पे रन कर सकती हूँ? अभी मैं एक बार CMD पे रन करके देखती हूँ। मैंने लिखा CMD, ठीक है। अब मैं सेम चीज को यहाँ लिखती हूँ। मैंने लिखा console.log, ठीक है। मैंने लिखा console.log हेलो। अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं ये रन नहीं हो रहा है। बट अगर मैं नोड को यूज करूंगी तो यही सेम चीज हम नोड में रन कर सकते हैं। जैसे ही नोड लिखा हमें क्या दिखा रहा है, Node.js का वर्जन दिखा है जो कि हमने अपने सिस्टम में अभी इंस्टॉल किया है। अब यही सेम कोड मैं यहाँ लिखती हूँ console.log एंड मैंने फिर से लिखा वही सेम चीज हेलो। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो गया। आप 2 + 3 करिए, अब देख सकते हैं 5 आंसर आ गया। दैट मीन्स अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि Node.js हमारे जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर रन करने की कैपेबिलिटी दे रहा है। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले नोड और एक्सप्रेस को यूज करके अपना एक नॉर्मल हेलो वर्ड प्रिंट करा के देखना है। तो चलिए फटाफट से यूज करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कैसे हमें Node.js के थ्रू स्टार्ट करना है। तो उससे पहले हमें npm के बारे में जानना बहुत जरूरी है। npm का फुल फॉर्म कह सकते हैं नोड पैकेज मैनेजर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप अपने स्कूल का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड उसमें आपके पास चार्ट पेपर और स्केच पेन्स अवेलेबल हैं, बट आपको ग्लिटर पेन्स और कुछ चीजें डेकोरेटिव चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे एंड वहां से उन चीजों को लेके आएंगे एंड उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे ताकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो सेम वैसे ही जब हम ऐप डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें बाहर की कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो अब हम तो शॉप पे नहीं जा सकते, तब हम कहाँ जाते हैं, हम npm के पास जाते हैं। अब npm को आप ऐसा मान सकते हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट के लिए एक प्ले स्टोर की तरह काम कर रहा है। प्ले स्टोर यानी जहां से आप अपने जो हिसाब से जो चीजें डाउनलोड करना चाहते हैं, जो डिपेंडेंसीज चाहते हैं, जो लाइब्रेरीज चाहते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैनेजर, जब आपको कोई चीज की कमी पड़ रही होती है तो आप मैनेजर से कहते हैं कि मुझे ये चीज अवेलेबल करवा दीजिए, तो मैनेजर आपको अवेलेबल कराता है। सेम वही काम npm भी करता है आपका, ठीक है। अब ये तो एक बहुत ही ब्रीफ उसका डेफिनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन की बात हो गई कि npm असल में क्या होता है। वो हमारे ऐप में अगर एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज या फिर कोई लाइब्रेरी यूज करनी है तो उसके लिए यूज होता है, हम वहां से जाके वो चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम में जाएंगे। तो हम गूगल क्रोम पे आ गए, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे npm लिखेंगे, ठीक। हमने एंटर प्रेस किया, जो सबसे पहली वेबसाइट दिख रही है वही आपकी npm की वेबसाइट है। आपने इस पे क्लिक किया। जो भी चीज आपको अपने ऐप में यूज करने के लिए चाहिए, वो पैकेजेस चाहिए या फिर कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डिपेंडेंसी चाहिए, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए मेरा मन कर रहा है कि मुझे एक प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में कुछ इंस्पिरेशनल कोड से रिलेटेड कुछ लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी, इंस्पिरेशनल कोड्स,
ठीक, मैंने यहाँ पे डाल दिया इंस्पिरेशनल कोड्स, मैंने यहाँ पे ये लिखा एंड सर्च पे क्लिक कर दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या इससे रिलेटेड कोई पैकेज है। हाँ, मेरे पास इंस्पिरेशनल कोड्स नाम का एक पैकेज तो है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं मुझे इस तरीके से ये दिख रहा है कि इसको मुझे कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, वो भी मुझे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि npm i इंस्पिरेशनल कोड्स लिख के हम इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझे यूसेज भी बताया है कि आपको अगर इसको यूज करना है तो वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं एंड उसका आउटपुट कैसा आएगा वो भी आपको बता रखा है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, एक JS फाइल बनाते हैं एंड इस पैकेज को वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक JS फाइल बना लेंगे, उसका नाम दे देते हैं index.js। मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसा उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन में बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करने वाली हूँ। सबसे पहले टर्मिनल ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर भी हेल्प के जस्ट बगल में हमें टर्मिनल दिख रहा है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जो टैब के एस्केप के नीचे आपको की दिखती है उसे जब आप प्रेस करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास मेरा टर्मिनल ओपन हो गया है। अब उन्होंने हमसे क्या कहा था कि आप इस कमांड को सबसे पहले रन करेंगे टर्मिनल में, तो हमने इसको कॉपी किया और हमने इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो npm क्या करेगा, इस जो भी हमने ये पैकेज यूज करना है वो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया उसने। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने इसमें ये इंस्टॉल किया वैसे ही हमारे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स। अब नोड मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं वो उसका काम क्या होता है, जो नोड जो अपनी चीजें मैनेज करने के लिए होता है उसमें सबसे पहला जो हमने मॉड्यूल अभी इंपोर्ट कराया है वो क्या है, हमारा इंस्पिरेशनल कोड्स। अब उसमें जो भी डेटा जो भी रिलेटेड चीजें वो उसके अंदर आती हैं, जो मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है। ठीक है, अब पैकेज.json फाइल का क्या काम होता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा जितनी भी डिपेंडेंसीज यूज हुई है, क्या नेम है आपके प्रोजेक्ट का, जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप इस फोल्डर में देखते हैं। नोड उसे अपने हिसाब से बनाता है ताकि वो आपके प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन स्टोर करके रख सके। ठीक, अब हमें क्या करना है, बेसिकली इतना काम कर लिया, अब हम उसके यूसेज की तरफ मूव करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे उन्होंने बोला है हमें इस तरीके से अगर चाहिए तो हम इतना पहले कोड कॉपी करके देखते हैं। मैंने इसे कॉपी किया एंड अपनी इसी फाइल में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, मैंने इतना काम कर दिया। अब मुझे इसे रन करना है इस अपनी index.js फाइल को, तो हम कैसे करेंगे, नोड की हेल्प से रन करेंगे। हम लोग यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे अपने एंड लिखेंगे नोड। ठीक, अब नोड को मैंने बोल दिया किस फाइल को रन करो, जो भी हमारी JS फाइल का नाम है index.js। अब हमारी इस फाइल को नोड रन कर दो। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमें एक इंस्पिरेशनल कोड दिखा, इन एवरीथिंग द एंड्स वेल डिफाइंड आर द सीक्रेट ऑफ ड्यूरेबल सक्सेस। जो भी ऑथर है उसके बारे में लिखा हुआ। अगर आपको दूसरा कोड चाहिए तो आप क्या करेंगे, फिर से इसे रन करेंगे। आप लिखेंगे नोड index.js। अब जब आप इसे फिर से रन करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एक दूसरा कोड दिखाई दिया। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इतनी 2 लाइन यूज करके इंस्पिरेशनल कोड नाम का एक पैकेज जो ऑलरेडी npm में पड़ा हुआ है, मैंने उसको अपने यहाँ प्रोजेक्ट में यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने नोड के पैकेजेस को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और पैकेज मैं यूज करना चाहूंगी। मैं फिर से आती हूँ यहाँ पे एंड फिर से सर्च करती हूँ। मैं सर्च करना चाहूंगी रैंडम इंडियन नेम्स। ठीक है, मुझे ये देखना है तो मैंने लिखा रैंडम इंडियन नेम्स, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, एंटर प्रेस करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये भी एक पैकेज बना हुआ है, यानी कोई भी इंडियन नेम जो होते हैं वो रैंडम वो मुझे नेम उठा के दे देगा इंडियन। ठीक, तो मैंने इस पर जब क्लिक किया तो आप देख सकते हैं उसने एग्जांपल भी दिया, गौरव, सेठ, पुष्करी, सब इंडियन नेम होते हैं। तो अब मुझे अगर इसको यूज करना है तो सेम वैसे ही npm इंस्टॉल रैंडम इंडियन नेम, मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे अपने टर्मिनल पे लिख दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो वो इस पैकेज को भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये पैकेज भी आ जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं रैंडम इंडियन नेम नाम का पैकेज भी आ गया हमारे पास। ठीक, अब मुझे इसे यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, जैसा यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है मैं सेम वही चीज यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, पहली वाली चीज। तो मैंने यहाँ पे कॉपी की एंड इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। इसे हटा देते हैं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं कमेंट आउट कर दूंगी। अब मैं इस चीज को लिखती हूँ। ठीक है, मुझे ये यूज करना है। अब मैंने कंट्रोल S प्रेस किया। अब फिर से अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो लिखेंगे नोड, जो भी आपकी फाइल का नाम है index.js नाम है, मैंने उसको लिखा एंड एंटर प्रेस कर दिया। तो अब देख सकते हैं इकांगा जोशी, अब ये एक इंडियन नेम है। अब मुझे दूसरा चाहिए तो मैंने लिखा नोड index.js।
पार्वती मुखर्जी। तो आप देख सकते हैं ना किस तरीके से हमें रैंडम इंडियन नेम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये 2 पैकेज मैंने आपको यूज करने सिखाए जो रैंडमली मेरे मन में आए, मैंने इसमें टाइप करके देख लिए तो मुझे मिल गए, मैंने यूज करना सिखाया आपको। आप इस तरीके से और चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी तक हमने npm से पैकेजेस को यूज करना सीखा। अब हम क्या करने वाले हैं, अपने नोड की तरफ मूव करने वाले हैं, यानी वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नोड को ना इनिशियलाइज करना होगा। वो कैसे करेंगे आप? तो मैंने क्या किया, बाकी सारी चीजों को डिलीट कर दिया क्योंकि अब हम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, अपने नोड के साथ nexpress को यूज करने वाले हैं। तब हमने क्या किया है, अपने सारी चीजों को डिलीट कर दिया है, एक index.js की फाइल को बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोड को इनिशिएट करेंगे। कैसे करते हैं, हम लोग टर्मिनल पे जाते हैं। टर्मिनल पे जाने का तरीका है, आप राइट क्लिक करिए। एक तो हमारे आप देख सकते हैं ऊपर हेल्प के बगल में टर्मिनल दे रखा होगा। अगर वहां नहीं दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जो टैब के ऊपर एक की होती है उसको आपको प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं आपका टर्मिनल ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली नोड को इनिशिएट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, npm नोड पैकेज मैनेजर init। हमने init लिखा एंड एंटर प्रेस किया। तो उसने हमसे पूछा कि पैकेज का नाम क्या मैं आपकी माई पीआर रखूं, तो मुझे कुछ नहीं रखना है। मैंने इस पे एंटर करते करते मैं नीचे आती चली जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं अब हमारा जो नोड है वो इनिशियलाइज हो गया है। तो मैंने इस y को प्रेस किया एंड एंटर किया। तो आप देख सकते हैं एक package.json फाइल आपके सामने आई है, यानी उसमें उसने सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि क्या पैकेज का नाम है, क्या हमारी डिपेंडेंसीज यूज हुई। अभी तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मैंने हर चीज हटा दी है। फाइल का नाम क्या है एंड जितनी भी चीजें हमें जरूरत होती है वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपकी फाइल में package.json में होता है। ठीक, इतना कर दिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली अपने एक्सप्रेस को यहाँ पर यूज करना है। सबसे पहले जब हमने अपने पैकेजेस देखे अभी, तो क्या npm में हमारे पास एक्सप्रेस पैकेज भी मौजूद होगा? चलिए देख लेते हैं एक बार सर्च करके। एंड यहाँ से लिखते हैं एक्सप्रेस, मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्रेस। ठीक, मैंने सर्च किया। आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेस का पैकेज मौजूद है। अब एक्सप्रेस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अब हम इसे यूज करने वाले हैं। तो हमें कैसे यूज करना है, हमने यहाँ पे इसे लिखा, कॉपी किया एंड टर्मिनल पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने एक्सप्रेस को यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं package.json के अंदर हमारे पास एक्सप्रेस भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करने का तरीका बताया जा रहा है मुझे। तो मैं क्या करूंगी, ये जो कोड लिखा हुआ है यही हमें वहां यूज करना है। तो हमने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, एंड इसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब ये कोड कहना क्या चाह रहा है, ये क्या कर रहा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पहली लाइन लिखी हुई है हमारी, ये बेसिकली क्या कर रही है, जो पैकेज आपने यहाँ पे इंपोर्ट कराया, यानी जो पैकेज आपने यहाँ पे इंस्टॉल कराया है, आपको उसे यूज करना है। दैट मीन्स उसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये लाइन जस्ट लाइक आपकी इंपोर्टिंग की है। अब इंपोर्ट आपने रिक्वायर किया, यानी उस पैकेज को मुझे चाहिए, आपने रिक्वायर किया एंड उसे एक वेरिएबल एक्सप्रेस नाम के में सेव कर दिया। ठीक, अब एक्सप्रेस में वेरिएबल में आपने जब सेव किया तो अब आपको हर जगह इस पैकेज को यूज करना है, इससे रिलेटेड फंक्शनलिटी आपको अचीव करनी है। तो आपने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। उस ऑब्जेक्ट का नाम आपने दिया ऐप। अब यानी आपको जहां भी एक्सप्रेस यूज करना होगा आप ऐप की हेल्प से यूज कर लेंगे। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको गेट और पोस्ट के बारे में समझाया था। तो यहाँ पर जो गेट लिखा हुआ है ये भी समवट उसी गेट से रिलेटेड है। गेट का मतलब आप चाहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, और यहाँ पर जो रेक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट एंड रेस्ट का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके आगे कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है एंड गेट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे rest.send में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब ये पोर्ट लिखा हुआ है app.listen 3000। अब ये पोर्ट मतलब क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूंगी, थोड़ा और सिंपल कर दूंगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लेती हूं const पोर्ट। मैंने एक पोर्ट नाम के वेरिएबल में एक पोर्ट यहाँ पर सेव करा लिया। लेट्स से मेरा पोर्ट का नाम है 2000। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसे सेव करा लिया। अब मैं क्या करूंगी, इस पोर्ट को मुझे यूज करना है। तो मैं सेम लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी थी app.listen वाली, उसके अंदर जो 3000 लिखा था उसके अंदर मैं इस वेरिएबल पोर्ट को यूज कर लूंगी। इसका मतलब हमारा जो एक्सप्रेस है वो इस पोर्ट पे चलने वाला है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस पोर्ट नंबर पे चलने वाला है, यानी उसको जो प्लेटफॉर्म मिलने वाला है वो ये 2000 पोर्ट है।
ठीक, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ मैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो पोर्ट है वो रन हो रहा है। तो हमने लिख दिया console.log, ठीक है, यहाँ पे लिखा प्रोजेक्ट रनिंग एट पोर्ट, मैंने ये लिख दिया। एंड इसके बाद मैंने क्या किया, अपने पोर्ट को यहाँ पे लिख दिया, जैसे नॉर्मल हम प्रिंटिंग कराते हैं, ताकि जब प्रोजेक्ट रन हो तो मुझे मैसेज डिस्प्ले हो जाए। अब मैं इसे सेव कर लेती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे रीरन करूंगी। मैंने लिखा नोड और फिर लिखा index.js। अब मैंने जब एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट रनिंग एट पोर्ट 200। अब हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे। ठीक, अब ये आपका सिस्टम है, ये आपकी लोकल मशीन है, तो ये भी आपका एक तरीके से सर्वर की तरह काम कर सकता है। कैसे काम करेगा, आप डालिए लोकल होस्ट, आपका सिस्टम है लोकल है, इसलिए हमने इसका नाम लिखा है लोकल होस्ट। अब इसके आगे जो भी पोर्ट नंबर आपने दिया था 2000 मैंने डाल दिया। जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं मुझे जो भी उस जगह लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड वो रिस्पॉन्स में मिल गया। अच्छा, अब ये लाइन जो लिखी हुई है ये क्या होती है, ये नहीं समझ में आ रही है। तो इसका मतलब होता है हमारा राउट्स, इसे हम राउट्स कहते हैं। राउट का मतलब होता है पाथ, यानी एक पाथ होता है। जैसे आप अगर आपने कुछ वेबसाइट्स में देखा होगा https facebook.com के आगे स्लैश करके लिखा होगा प्रोफाइल, फिर उसके आगे स्लैश करके लिखा होगा लाइक, उसके आगे लिखा होगा कमेंट, इस तरीके से लिखा होगा। तो जो स्लैश के साथ लिखा होता है वो आपका पाथ होता है, वो भी आपका एक राउट होता है। तो अभी के लिए हमारा डिफॉल्ट राउट तो यहाँ पे स्लैश है। आप चाहे तो इसको होम कर सकते हैं। आपने जैसे इसको होम लिखा तो अब जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो स्लैश पे वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसका पाथ तो होम सेट है। यानी जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो डिफॉल्ट तो आपका स्लैश होता है, होम वाला जो पाथ होता है वो स्लैश होता है। हर एक वेबसाइट आपकी डिफॉल्ट स्लैश पे ही चलती है। अब अगर आपको उसके आगे भी कोई चीज दिखानी है तो आप उस स्लैश के आगे एक पाथ स्पेसिफाई करते हो कि उसका होम पेज, उसका अबाउट पेज, उसका कॉन्टैक्ट पेज। तो ये जो स्लैश होम है ना, ये आपका एक तरीके से पाथ है। क्या, जैसे आप एंकर टैग में href लिखते हो, समवॉट बिल्कुल उसी तरीके से ये आपका काम करता है। आप अगर इसको टाइप करोगे तो इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है वो एज अ रिस्पॉन्स में आपको मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं रेस्ट लिखा, और रेस्ट का मतलब रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स में क्या भेज दो, हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग भेज दो। बस इतना काम करना है। फंक्शन है जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया उसने, हमारी रिक्वेस्ट में उसने ये पाथ को लिया एंड उस रिक्वेस्ट के बेसिस में उसने हमको ये स्ट्रिंग भेज दी। आई होप ये चीज आपको अब अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने लिखा नोड index.js, ठीक है। अब वापस हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कैनॉट गेट स्लैश दिखा रहा है, यानी स्लैश वाले पाथ पे तो कोई चीज अवेलेबल है ही नहीं। जब आप इसके आगे स्पेसिफाई करोगे कि मुझे होम वाला चाहिए, आपने पाथ लिखा होम, तब आपको उसने दिखाया हेलो वर्ल्ड। तो ये जो आपको स्लैश के साथ में होम दिख रहा है, दिस इज द राउट, दिस इज द पाथ, इसी को हम पाथ कहते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। अब मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसके आगे लिख दिया है इन प्रोग्रामिंग, ठीक। अब मैं सेव करती हूँ। सर्वर तो अभी भी चल रहा है हमारा, क्योंकि जब तक ये एंड नहीं होगा तब तक हमें ये सेकंड लाइन नहीं दिखाई देगी, तो ये अभी भी चल रहा है। अब अगर मैंने सेव किया, उसे रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कोई भी चेंज हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यानी हमें क्या करना होगा, दोबारा से इसको रीरन करना होगा, यानी Ctrl+C। अब हम फिर से जब इसे रन करेंगे तब हमें वो चेंजेस वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, index.js। अब मैं वापस जब उसे रिलोड करूंगी तो आप देख सकते हैं जो चेंजेस मैंने किए थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो इस चीज से हम कैसे बचें कि हम बार बार कोई चेंज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, फिर से रिलोड करना पड़ेगा हमें, फिर से रिलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं नोडमॉन। अब नोडमॉन क्या होता है, नोडमॉन क्या करता है, आप जो भी चेंजेस अपनी इस index.js फाइल में करेंगे वो वापस से आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। कैसे करेगा अभी देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, अपने एग्जिट करते हैं, इसके आगे लिखते हैं npm। अब नोडमॉन है तो हमने लिखा इंस्टॉल नोडमॉन। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास नोडमॉन इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इतना काम कर दिया। अब हमें अपने इस प्रोजेक्ट को रन करना है, तब हम क्या लिखेंगे, npx। मैंने लिखा npx। अब लिख दिया नोडमॉन। नोडमॉन क्या करो, हमारी इस फाइल को रन कर दो। क्या फाइल है हमारी, index.js। तो हमने एंटर प्रेस किया तो हमारा जो नोडमॉन है उसने हमारी index.फाइल को
रन कर दिया। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसमें कोई चेंज करूंगी, मान लेती हूँ मैं इसको हटा देती हूँ, अभी तो हमारा सर्वर रन कर रहा है, मैंने हटाया, मैंने कुछ चेंज किया, अब सेव किया, तो आप देख सकते जो हमारा प्रोजेक्ट था वो वापस से रीस्टार्ट हो गया। अभी आपने देखा रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस, आप जो भी चेंज करेंगे वो इसे रीस्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने फिर से इसे Ctrl+S प्रेस किया, उसने रीस्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ जाके जब रिफ्रेश करेंगे तो आप उन सारी चेंजेस को आराम से देख सकते हैं, आपको बार बार अपने प्रोजेक्ट को रीरन नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रिंग भेजी है, क्या मैं यहाँ पे HTML की टैग को भेज सकती हूँ? बिल्कुल भेज सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा H1, ठीक है, मैंने H1 लिखा हेलो एवरीवन, ठीक है, मैंने यहाँ पे हेलो एवरीवन लिख दिया, एक HTML टैग है ये। अब मैं इसे Ctrl+S प्रेस करती हूँ, आप देख सकते हैं वो रिफ्रेश हो गया अपने आप, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब हमें जाना है अपने गूगल क्रोम, हमने लिखा लोकल होस्ट 2000, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये हमारा हेलो एवरीवन आ गया। अच्छा, ये हमारा एक HTML टैग यहाँ पे दिखा रहा है उसे, क्या मैं यहाँ पे HTML फाइल को भी दिखा सकती हूँ? बिल्कुल दिखा सकती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो नोड के पास अपना इनबिल्ट एक पाथ नाम का पैकेज होता है जिसको हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम उसको रिक्वायर कर लेंगे, तो हमने लिखा रिक्वायर। अब उसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो इनबिल्ट होता है नोड के पास, तो मैंने इस पाथ नाम के पैकेज को रिक्वायर कर लिया। अब बेसिकली मुझे यहाँ पर एक फाइल को सेंड करना है, एक index.html फाइल को, तो सबसे पहले एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी, तो बना लेते हैं index.html। मैंने एक फाइल बना ली यहाँ पे। तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी एक कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है, मैंने वो ऑलरेडी HTML कोड बना रखा था। अब मुझे क्या करना है, इस index.html फाइल को अपने इस नोड से ना डिस्प्ले कराना है, यानी यहाँ पे जैसे मैं एक टेक्स्ट और टैग डिस्प्ले करा रही हूँ वैसे मुझे इस पूरी फाइल को डिस्प्ले कराना है। क्या मैं ये करा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ चेंजेस मुझे करने होंगे इस लाइन में, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक फाइल भेज रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे res.send फाइल। अब मैंने फाइल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं, अब जो भी मैं फाइल भेज रही हूँ वो हमारे रूट फोल्डर में है, उसका पाथ देना पड़ेगा, तो हमने लिखा path.join, ठीक, मैंने ये स्पेसिफाई किया। उसके बाद अब जो भी उसका डायरेक्टरी नेम है, ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा dir नेम। अब ये आ गया हमारे पास, आप देख सकते हैं ऊपर दिखा रहा है मुझे। अब मुझे इसी को सेलेक्ट करना है, ठीक। अब क्या है वो पाथ का, डायरेक्टरी का नाम हमारे, मैंने जैसे path.join लिखा, फिर डायरेक्टरी नेम dir नेम, अब उसका नाम क्या है, उस फाइल का नाम क्या है जो मुझे डिस्प्ले करानी है, उसका नाम है index.html। अब मैं क्या करूंगी, इसे Ctrl+S कर दूंगी, तो हमारा आप देख सकते हैं सर्वर हमारा फिर से रीस्टार्ट हो गया, यानी जो प्रोजेक्ट है वो वापस से रन होने लगा। अब मैं इसका ना राउट को चेंज करने वाली हूँ, मैंने इसे होम राउट बना दिया। अब मैं क्या करूंगी, गूगल क्रोम पे जाऊंगी अपने, ठीक, अब इसको मैं हटा दूंगी एंड डायरेक्टली इसे एंटर प्रेस करूंगी। जनरली इसी राउट पे रन करता है, जो कि आप अगर यहाँ पे मेंशन करके ऐसे करते हैं, होम हटा दीजिए, आप सिर्फ ये भी लिखेंगे ना तो भी आपका राउट ऐसे आएगा। अच्छा, स्लैश तो हमें दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि जो स्लैश होता है वो हमारा होम राउट होता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ये हमारी HTML फाइल बिल्कुल हमें अच्छे से दिखाई दे रही है यहाँ पे। अभी क्या HTML फाइल में मैं कुछ यहाँ से अगर index.js की फाइल से कुछ यहाँ से लेके जाऊँ डेटा, क्या मैं इस HTML में डिस्प्ले करा सकती हूँ? नहीं डिस्प्ले करा सकती। इसके लिए मुझे EJS की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली EJS टेम्पलेटिंग क्या होती है Node.js में, इसका फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ये हमारा एक टेम्पलेटिंग इंजन होता है, ठीक, Node.js में यूज होने वाला एक टेम्पलेटिंग इंजन होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ही मिनिमम लाइन ऑफ कोड में अपने HTML पेजेस को रेंडर करा सकते हैं। एंड अगर हम चाहें तो अपनी उस index.js वाली फाइल से कोई डेटा मुझे HTML के पेज में अगर डिस्प्ले कराना है तो वो भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम अपने EJS को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने टर्मिनेट कर दिया अपने प्रोसेस को। अब हमने लिखा npm install EJS, जिसे हम एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट कहते हैं। तो उसने हमारे EJS को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट EJS हमारा व्यू फोल्डर को ही एक्सेस करता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक व्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो व्यू फोल्डर मैंने बना लिया व्यूज नाम से, ठीक है, ये फोल्डर का नाम है हमारा। अब इसके अंदर हम जो भी अपनी फाइल रखना चाहते हैं, हम बस करेंगे क्या, उसका एक्सटेंशन .EJS रख देंगे एंड पूरा HTML कोड एज इट इज उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे अभी दिखाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा index.EJS, बस EJS हमने एक्सटेंशन लिखा। अब यही HTML फाइल का कोड मैं वहां जाके पेस्ट करा दूंगी अपने इस EJS फाइल में, ठीक, मैंने इतना कर दिया। तो अब मैं इसको, ये भी तो हमारी HTML फाइल ही है, इसमें सारे HTML टैग्स हैं, अब मैं इसको वहां रेंडर कराऊंगी। अब इसमें खासियत क्या है कि मैं index.js से जो भी डेटा चाहूं मैं वहां पे उसे डिस्प्ले करा सकती हूँ, ठीक है। तो इस लाइन से हमने क्या किया, अपने जो
व्यू इंजन को है वो EJS पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब EJS फाइल को ही रेंडर कराएंगे। अब res.send नहीं करेंगे, हम रेंडर कराते हैं फाइल्स को। तो हम क्या चेंज करेंगे, हमने इस पोर्ट को अपने चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने इस रिक्वेस्ट को चेंज करके यहाँ पे जस्ट लिख दिया, हमने बस क्या लिखा, app.get, अब मेरा होम राउट है, मैंने उसके अंदर रेंडर करा दिया। किसको रेंडर करा दिया, इस index.ejs फाइल को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, बेसिकली बस कंट्रोल एस प्रेस करूंगी, वापस से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस किया, अब देखते हैं क्या मुझे ये फाइल दिखाई देती है। तो एक काम करते हैं, इस EJS फाइल में एक चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे अबाउट अस लिख रखा है, इस जगह पे मैं अबाउट मी कर देती हूँ, ठीक है। HTML फाइल में अबाउट अस है और EJS फाइल में अबाउट मी है। अब मैं क्या करूँ, गूगल क्रोम पे जाऊंगी, तो मैं क्रोम पे गई। अब मैं वापस से इसे रीरन करती हूँ, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं अबाउट मी आ गया। ये भी तो पूरा HTML है, लेकिन उसने क्या किया, टेम्पलेटिंग के थ्रू मैंने अपने इस HTML को यहाँ पे रेंडर करा दिया। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे अबाउट मी की जगह पे कुछ डेटा मैं भेजना चाहती हूँ, वो यहाँ डिस्प्ले हो जाए। तो वो डिस्प्ले कैसे कराऊंगी, मैं उसे टेम्पलेटिंग से डिस्प्ले कराऊंगी। सबसे पहले क्या डेटा मैं इसमें भेजना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा, मैंने करली ब्रेसेस ओपन किए एंड डेटा लिखा यहाँ पे। अब क्या डेटा मैं भेजना चाह रही हूँ, उस डेटा का नाम है हमारे, लेट्स से मैंने यहाँ पे भेजा है माई, ठीक। मैंने यहाँ पे ये डेटा भेजना चाहती हूँ मैं, ठीक। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कंट्रोल एस तो प्रेस कर दिया। अब मुझे इस EJS फाइल में इसी डेटा को एक्सेस करना है। तो वो एक्सेस करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर मी लिखा हुआ है, अब मुझे इसी जगह पे वो डेटा चाहिए, तो मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स लिखे, मैंने परसेंटेज का सिंबल बनाया, देन इक्वल्स टू का साइन, ये हमारा ओपनिंग हो गया। अब जो भी डेटा डिस्प्ले कराना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब मुझे क्लोज करना है, तो फिर से मैंने परसेंटेज का सिंबल बनाया एंड देन एंगुलर ब्रैकेट्स। अब मैं क्या करूंगी, इसे कंट्रोल एस से सेव कर लूंगी। यानी हमने ये जो डेटा में मैंने माई लिखा हुआ, ये स्ट्रिंग मुझे वहां मी की जगह पे दिखाई देगी। सेव करते हैं, क्रोम पे आते हैं, इसे रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अबाउट माई आ रहा है। तो आई होप मैंने जितनी भी चीजें आपको नोड के बारे में, एक्सप्रेस के बारे में एंड EJS टेम्पलेटिंग कैसे यूज करनी है नोड में जो बताई हैं, वो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।